डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। राइट। पिछले क्लासेस के अंदर भी हमारा टॉपिक हेपेटाइटिस ही था, लेकिन लास्ट हमारा जो सब टॉपिक रहा था उसके अंदर टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। पिछली क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस के अंदर हेपेटाइटिस ए, राइट, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई के बारे में समझा था। और आपके लिए एक क्वेश्चंस भी था। क्वेश्चन ये था कि इन हेपेटाइटिस के, राइट, किन हेपेटाइटिस के, किन टाइप्स के, इन हेपेटाइटिस के जो अदर नेम है, राइट, अदर नेम है वो क्या है। मीन्स हेपेटाइटिस जो वायरस है, मैं कहूँगा कि हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस एस वायरस से फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस सी जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस HCV, राइट। इस तरह से हेपेटाइटिस डी जो है वो हेपेटाइटिस डी वायरस से होता है, HDV, राइट। इसी तरह से हेपेटाइटिस ई जो है वो हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। तो ABCD तो इनके ये नेम हो गए। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हीं वायरस के अदर नेम्स क्या हैं, राइट। तो पिछली क्लासेस में हमने हेपेटाइटिस ABCDE को देखा था और होमवर्क के रूप में आपको ये कहा गया था कि आप इन वायरस के दूसरे नाम क्या हैं वो आपको बताना है, राइट। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस के टाइप्स इस तरह से हैं: ABCDE, राइट। तो ABCDE जो हेपेटाइटिस के जो टाइप हैं उनके दूसरे नाम किस तरह से याद किए जाए। तो जिन लोगों के आंसर मेरे सामने आ गए हैं, मेरे पास आ गए हैं, उन लोगों की मैंने प्रेजेंट लगा दी है, और जिन लोगों के आंसर नहीं आए हैं मेरे पास, उन लोगों की मैंने एब्सेंट लगा दी है, राइट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट स्लाइड हम लेते हैं यहाँ पे कि हेपेटाइटिस जो है इनके वायरस का नाम कैसे याद रखा जाए। सर हम भूल जाते हैं, सर आप बार बार बताते लेकिन हम वायरस का नाम भूल जाते। तो अभी तो मैंने एक भी बार बताया नहीं है, अब बताऊंगा। वायरस के नाम क्या होते हैं। जो हेपेटाइटिस ए जो है, राइट, एक बार हम बोर्ड पे आ जाएंगे। हेपेटाइटिस ए जो है इसको हम कहते हैं एंटेरो वायरस। क्या कहेंगे? एंटेरो वायरस, हेपेटो एंटेरो वायरस या एंटेरो वायरस कहते हैं। एंटेरो हेपेटाइटिस एंटेरो वायरस, राइट। इसी तरह से बी को हम क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, और डी को क्या कहते हैं, और ई को क्या कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर उन चीज़ों को कैसे याद रखा जाए। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखी है, ये आपको रट लेना है। तो इससे 5 तरह के हेपेटाइटिस के जो वायरस के दूसरे नाम हैं वो आपको याद हो जाएंगे। जिसके अंदर फर्स्ट मैंने आपको एंटेरो वायरस बताया, राइट, फर्स्ट एंटेरो वायरस। बी जो होता है वो हिपेना वायरस से होता है, हिपेना वायरस, राइट। सी जो तो होता है वो हिपैक वायरस से होता है। किससे होता है? हिपैक। और डी जो है डेल्टा वायरस से होता है, राइट, हिपेटो डेल्टा वायरस। और ई जो है इसका दूसरा नाम है कैल्सी वायरस। मीन्स दूसरी भाषा में और सरल भाषा में आपको ये कहूँ मैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है उसका दूसरा नाम एंटेरो वायरस है। रोटा वायरस नहीं, एंटेरो वायरस, राइट।
और ये फीको ओरल इन्फेक्शन करता है। फीको ओरल इन्फेक्शन करता है, इसीलिए इस वायरस का नाम क्या है? एंटेरोवायरस। दूसरा हम लेते हैं हेपेनावायरस। बी को हम कहते हैं हेपेनावायरस, राइट। सी को हम कहते हैं हिपैक वायरस। ओके। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसका दूसरा नाम है डेल्टा वायरस, और हेपेटाइटिस ई जो है इसका दूसरा नाम है कैल्सी वायरस। अब मैं आपसे ये पूछूं कि हेपेटाइटिस सी वायरस का दूसरा नाम क्या है, तो आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए हेपेक वायरस जो है, हेपेक वायरस, ये जो है क्या है? हेपेटाइटिस, सॉरी, यस राइट, हेपेटाइटिस सी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? हेपेटाइटिस सी वायरस का दूसरा नाम है हेपेवायरस, राइट। अब यहाँ पर अपन कुछ डिस्कशन करेंगे किस तरह से डिजीज़ को समझा जाए, किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाए। अक्सर जो हेपेटाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं, और आपके डिस्क्रिप्शन के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास परफेक्ट है, राइट। आज हम इस क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस को समझेंगे। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस के अंदर फर्स्ट हम लेते हैं हेपेटाइटिस ए। फर्स्ट हम क्या लेते हैं सर? हेपेटाइटिस ए लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये कॉलम जो है, ये कॉलम है हेपेटाइटिस ए का कॉलम है, राइट। इसके अंदर मैंने हेपेटाइटिस ए के डिस्क्रिप्शन को बता रखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेपेटाइटिस ए। अब इसके अंदर इन्फेक्शन, राइट, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस किसे कहा जाता है? यदि कोई पूछे आपसे कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस आल्सो नोन एज द, राइट, या विच टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज द इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, किस तरह का हेपेटाइटिस जो है वो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जाना जाता है, तो ये है हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए जो है वो एक तरह से इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। क्यों इन्फेक्शियस होता है? क्योंकि ये फीको ओरल रूट से स्प्रेड होने वाला है, राइट। फीको ओरल रूट से स्प्रेड होने वाला है। ट्रांसमिशन मेथड क्या रहता है इसका? फीको ओरल। मीन्स यदि कोई पर्सन, राइट, यदि कोई पर्सन हेपेटाइटिस से क्या है, ग्रसित है, उसे हेपेटाइटिस ए है, और यदि वो फूड हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है और अपना जो एलिमिनेशन के बाद, स्टूल पास होने के बाद रेक्टम और ये अपना जो हैंड वॉशिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये फीको ओरल रूट से ये किसी अदर पर्सन के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। और इस पर्सन को जो हेपेटाइटिस ए हुआ है वो भी फीकल या ओरल रूट से ही, या तो ओरली इसे इन्फेक्शन लगा है कोई, राइट, हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड कोई भी कॉन्टेजियस पैथोजन, राइट, जिसका नाम क्या है? एंटेरोवायरस, या तो ओरल कैविटी के थ्रू पर्सन के अंदर एंटेरोवायरस इंसर्ट हुआ है, इसीलिए इसका नाम एंटेरोवायरस रखा है, राइट, या फिर इसे फीकल रूट से यानी कि रेक्टम रूट से ये है एंट्रोवायरस जो है ये इस ए नाम के हेपेटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर ये इंजेक्ट हुआ है और अंदर जाके इसने ग्रोथ किया है, इन्फेक्शन किया है, और इस तरह से ये इन्फेक्शियस है, और इसे हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है एक तरह से आरएनए मॉडल है, राइट। ये एक तरह से क्या पैटर्न रहता है इसका? आरएनए। हेपेटाइटिस ए वायरस का जो आरएनए प्रोटीन है। आजकल हम कोरोना को क्यों नहीं मार पा रहे हैं? क्योंकि कोरोना भी क्या है? वायरस है। एंटीबायोटिक्स जो है वो उसके लिए काम नहीं करती है। तो यहाँ पे ये भी एक तरह से आरएनए है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, राइट। इस तरह के जो पैथोजेंस होते हैं, वायरस होते हैं, ये इस नेचर के रहते हैं कि इनकी सेल नहीं होती है, राइट। इनकी क्या नहीं होती है? सेल नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? जैसे कि ये सेल जो मैं आप बना रहा हूँ आपके सामने, राइट, जो सेल यहाँ पे बनेगी कि इनके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है।
अब हम किसी चीज़ को कब मारेंगे? जब उसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो, तो या तो उसकी सेल वॉल को हम डैमेज कर दें, राइट, या तो सेल वॉल को डैमेज कर दें, या फिर अंदर के फ्लूइड को हम डिस्ट्रॉय कर दें या बाहर निकाल दें, तो वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब वायरस की बात होती है, हेपेटाइटिस ए की वायरस की बात करो या कोरोना वायरस की बात करो, तो यहाँ पर सेल नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो क्या है, एक तरह से आरएनए है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, राइट, और एक तरह से ये एंटीजन का काम करता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स से ये किल नहीं होता है, पहली चीज़। तो वायरल इन्फेक्शन कभी भी याद रखना, आप कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, वायरल इन्फेक्शन जो है वो कभी भी एंटीबायोटिक के द्वारा ट्रीट नहीं किया जाता है। उसमें एंटीबायोटिक जो है वो भैंस के आगे बिन बराबर है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, फिर से रिवाइज कर देना चाह रहा हूँ। फर्स्ट टाइप हम लेते हैं हेपेटाइटिस ए। आपको अपने माइंड में अच्छे से लगा देना है पोस्टर कि ये क्या है। हेपेटाइटिस ए एक तरह से इन्फेक्शियस है, खबर फैला दो पूरे दिमाग के अंदर। दूसरा, ये फीको ओरल ट्रांसमिशन से होता है। तीसरा, इसका नाम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। इसका नाम क्या है? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। और एक तरह से ये क्या है? आरएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, आरएनए मॉलिक्यूल है, एक तरह से आरएनए स्ट्रक्चर है, सिंगल स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है इसका, राइट। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे और दूसरी चीज बताना चाहूँगा कि दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो आपको 1 तारीख को यदि वायरल इन्फेक्शन लग गया है, या आपके पर्सन को 1 तारीख को, उसके कोई पर्सन है, आपका पेशेंट है, 1 तारीख को एंटेरोवायरस उसके ओरल कैविटी से या फीकल रूट से उसके बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, उसे इन्फेक्शन हो गया। लेकिन उसे सिम्टम कितने दिन में आएंगे? उसे 2 तारीख को सिम्टम आएंगे, उसे 3 तारीख को सिम्टम आएंगे? नहीं सर, उसे 10 तारीख को सिम्टम आएंगे। कब सिम्टम आएंगे? 10 तारीख को। मतलब ये कि 10 तारीख तक तो पता ही नहीं चलता है कि पर्सन को सिम्टम है, राइट। जिस तरह से कोरोना इन्फेक्शन आज 1 तारीख को इन्फेक्शन हुआ, तो वो कम से कम 10, 12, 13 तारीख को अपने सिम्टम शो करेगा। तब तक आप फैला सकते हो उसे, राइट, और आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए हम कोरोना जो वायरस है उसके जो पेशेंट हैं या संदिग्ध जो भी पर्सन है, उसके लिए हम 14 से 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है और 14 से 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए की बात करें तो सर, यदि ये आपको 1 तारीख को इंजेक्ट हुआ है या आपके पर्सन को 1 तारीख को इंजेक्ट हुआ है, तो ये 10 तारीख से लगा के अगले 50 दिन के बीच में ये सिम्टम जनरेट करेगा। उसके पहले ये सिम्टम जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जब इन्फेक्शन लगता है तो ये 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन कभी न कभी ये इन्फेक्शन साइन एंड सिम्टम शो कर देगा, और 50वें दिन से पहले ये शो कर ही देगा। मतलब अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी, कब तक अपन डिजीज को सप्रेस करके रखते हैं, अपना इम्यून कितना पावरफुल है, राइट। इम्यूनिटी अच्छी है तो सिम्टम लेट आते हैं, राइट। इम्यूनिटी अच्छी है तो सिम्टम लेट आते हैं, और इम्यूनिटी पुअर है तो हम तुरंत ही हथियार फेंक देते हैं, तुरंत ही हम क्या, हमारे सिम्टम दिख जाते हैं और हम हार मान लेते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम हार मान लेता है और सिम्टम शो कर देता है। अब यहाँ पे अभी तक हमने ये बताया कि इन्फेक्शियस है, फिकोरल रूट है, आरएनए वायरस है, इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 15 डेज, राइट। मैंने यहाँ पर डेज नहीं लिखा है, 10 to 15 डेज। आप मंथ नहीं समझिएगा प्लीज, निवेदन है आपसे, ये डेज समझना है इसको। 10 से 15 दिन इंक्यूबेशन पीरियड रहता है किसका? हेपेटाइटिस ए का। और यहाँ पे यदि पर्सन के अंदर हेपेटाइटिस ए का वायरस इंजेक्ट होता है, राइट, आपके पेशेंट में यदि हेपेटाइटिस ए वायरस आ जाता है, चाहे वो फीकल से आ जाए या ओरल से आ जाए, हेपेटाइटिस ए वायरस आ जाता है, तो उसको फाइट करने के लिए, जो अभी मैं इम्यून सिस्टम की बात कर रहा था, उस इम्यून सिस्टम से फाइट करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है वो सबसे आगे आता है, राइट, सबसे आगे आता है, सबसे पहले आता है।
और दुश्मनों को मारने के लिए, हेपेटाइटिस ए वायरस से फाइट करने के लिए, उससे डिस्कशन करने के लिए और उसका सॉल्व आउट करने के लिए, उसको किल करने के लिए, राइट, कौन आएगा सबसे पहले? इम्यूनोग्लोबुलिन एम, राइट। और इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है वो एक तरह से एक्यूट रिएक्शन देता है। कैसी रिएक्शन देता है? एक्यूट रिएक्शन देता है, राइट। ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस ए आया है तो 15 दिन बाद अपन जाएंगे, आराम से जाएंगे, धीरे धीरे जाके धीरे से उसको मारेंगे, पूछ के मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस जैसे ही आया, इम्यून सिस्टम को जैसे ही पता चला, और इम्यूनोग्लोबुलिन जो 5 रहते हैं, राइट, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी और इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है वो सबसे पहले आता है, राइट। इसकी साइज भी सबसे बड़ी होती है और ये एक्यूट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्यूट फेगोसाइटोसिस के लिए और एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्यूट एक्टिविटी करता है, तुरंत अलर्ट हो जाता है, राइट। और यहाँ पे हेपेटाइटिस, देखिए आपके कंटेंट के, मैंने कंटेंट आपकी स्क्रीन पे बहुत गिने चुने 5-6 शब्द लिख रखे हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं को यदि आप कॉपी में लिखोगे तो ये कम से कम 1 पेज भर जाएगा आपका इस कॉलम से, राइट। अब मैं इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई पर्सन है, हमें डाउट है कि उसे हेपेटाइटिस ए हो सकता है, राइट, तो हम हेपेटाइटिस ए को कंफर्म करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन एम का टेस्ट करते हैं, राइट। क्या टेस्ट करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम रिएक्शन इसके अंदर, एम की रिएक्शन इसमें हम देखते हैं। तो आई होप कि हमारे इस 16 मिनट की क्लास के अंदर आप हेपेटाइटिस ए को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं, क्या लेते हैं? नेक्स्ट हम लेते हैं हेपेटाइटिस, बोलिए हेपेटाइटिस, सभी बोलिए, जिनको नींद आ रही है वो भी बोलिए। हेपेटाइटिस बी लेते हैं। नेक्स्ट क्या लेते हैं? हेपेटाइटिस बी। तो सर यहाँ पे हम अब जो कॉलम बना रहे हैं ये हेपेटाइटिस बी का कॉलम है, ये हेपेटाइटिस बी का कॉलम है, राइट। अब देखिए इसका कैसा वर्णन होता है। तो सर यहाँ पे जो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत ही इन्फेक्शियस माना जाता है, लेकिन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की बात करें तो ए राइट करना है। हेपेटाइटिस बी का वर्णन, पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा, इसकी एक खास विशेषता ये है कि ये एक तरह से डीएनए है, ये आरएनए नहीं है, डीएनए है। सारे हेपेटाइटिस जो हैं वो आरएनए फैशन के रहते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, राइट, हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर क्या स्ट्रक्चर रहता है? डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है। और इसीलिए ये कैटेगरी सीरियस मानी जाती है। मैं इन्फेक्शियस की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियस मानी जाती है। हेपेटाइटिस बी अक्सर फेमस है और एक तरह से ये क्या है, ब्लड से होने वाला इन्फेक्शन है। ब्लड मतलब ब्लड तक ही सीमित नहीं है, ब्लड से सीरम भी बनता है, फ्लूइड भी बनता है, सीमन भी बनता है, राइट। तो ब्लड, सीरस और बॉडी फ्लूइड, ये तीनों चीजें से फैलने वाला हेपेटाइटिस है, राइट। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हेपेटाइटिस ए जो है वो फीको ओरल रूट से फैलता है, राइट, और हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड से फैलता है। एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। आप पूरी क्लास को अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, तो जो बच्चे पूरी क्लास को सुनते हैं उनके लिए मैं लास्ट में अब से सरप्राइज दूंगा या कोई एक ऐसी चीज दूंगा कि वो लाइफ टाइम याद रखेंगे, राइट। तो इसीलिए आपको पूरी क्लास को देखना है, लेकिन ट्रिक आपको तभी समझ में आएगी जब आप क्लास को अटेंड करोगे, राइट। तो क्लास को कंप्लीटली अटेंड करना है। पहली चीज मैंने बताई कि हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए पैटर्न का रहता है, राइट। और हेपेटाइटिस बी वायरस का जो नाम है वो क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस का नाम है हिपेना वायरस, राइट।
एंटेरोहेपेना हेपेक डेल्टा कैल्सी, एंटेरोहेपेना हेपेक डेल्टा कैल्सी, ये आपको याद रखना है। एंटेरोहेपेना हेपेक डेल्टा कैल्सी, ये वायरसेस के नेम है। तो यहाँ पे दूसरी हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 50 दिन से 180 दिन का रहता है। 50 दिन से 180 दिन का रहता है। अब एक चीज मैं आपको इसमें और बता देना चाहूँगा, इसमें क्या सबके लिए बताना चाहूँगा, सारे सब्जेक्ट के लिए बताना चाहूँगा और सभी कोर्स के लिए बताना चाहूँगा। चाहे आप MBBS स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, PG स्टूडेंट हैं, सर्जन हैं, कुछ भी हैं, सबके लिए एक चीज़ कॉमन रहेगी कि जो डिजीज कंडीशन का इंक्यूबेशन पीरियड जितना बड़ा होता है, उस डिजीज कंडीशन को कंट्रोल करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए उस डिजीज को सीरियस माना जाता है। यदि आपको जल्दी सिम्टम्स मिलेंगे, राइट, तो आप जल्दी क्योर हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी सिम्टम मिलेंगे, जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगा, जल्दी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग टर्म है। इससे भी एक बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, एड्स, राइट। एड्स में क्या होता है, एड्स के अंदर आज 2020 के अंदर इन्फेक्शन लगा है तो उसे 2025 में भी सिम्टम नहीं दिखेंगे, उसको 2027, 2028, 30, 2030 के अंदर, राइट, तब सिम्टम दिखेंगे। तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 साल से 10 साल तक का रहता है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको डायग्नोस करना और ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, तब तक बीमारी बहुत फैल जाती है। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि कोरोना मात्र 14 दिन का ही इंक्यूबेशन पीरियड है। यदि ये 1 और 2 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता तो और जल्दी कंट्रोल हो जाता, राइट। और यदि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 या 2 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड रहता या 5 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड रहता तो ये तब तक वही पर्सन जो सफरिंग पर्सन है वो कई लोगों को 5 महीने में फैला देता, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, hepatitis B also known as the hepatitis B virus, also known as the Hepena virus. It is a DNA pattern and it is incubation period of the hepatitis B virus is 50 days to 180, right. और यहाँ पे सीरम हेपेटाइटिस के नाम से ये जाना जाता है, राइट। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से कौन जाना जाता है, तो हेपेटाइटिस ए। सीरम हेपेटाइटिस के नाम से कौन जाना जाता है, हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो सीरम से फैलता है। अब सीरम, ब्लड, ये सब भाई बहन है, सीरम, ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से फैल सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहा जाता है, राइट। क्यों इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान ब्लड या सीरम यदि ट्रांसफ़र हो जाए, तो बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ़र हो जाए, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बॉडी फ्लूइड या उसके ड्रॉपलेट ट्रांसफ़र होते हैं तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इसीलिए यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वाले जो पेशेंट रहते हैं, इसके अंदर स्पेशली हमको ब्लड रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, राइट, टच करने से तो हेपेटाइटिस बी आपको नहीं होगा, लेकिन उस पर्सन के बॉडी पर यदि ब्लड, सीरम या फ्लूइड चिपका हुआ है, लगा हुआ है, फिर आप टच करते हो तो चांसेस आ जाते हैं कि हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो, राइट। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी आल्सो नोन एज द सीरम हेपेटाइटिस बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय द ब्लड, सीरम एंड बॉडी फ्लूइड। और इसके अंदर भी हम चेक करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन एम को ही देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, सारे हेपेटाइटिस के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एम देखा जाता है, लेकिन मात्र हेपेटाइटिस सी जो है उसके अंदर, जो नीचे आएगा अभी, हेपेटाइटिस सी के अंदर PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन का टेस्ट किया जाता है। बाकी सब के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एम चेक किया जाता है। गॉट इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस सी क्या है, राइट।
तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आ गया है हेपेटाइटिस सी। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये हेपेटाइटिस बी का पोर्शन है, राइट। अब हम लेते हैं हेपेटाइटिस सी। आज हेपेटाइटिस सी ले लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हेपेटाइटिस सी को किस तरह से पढ़ा जाए सर? तो हेपेटाइटिस सी के लिए क्या है? हेपेटाइटिस सी का दूसरा नाम क्या है? हेपेटाइटिस सी का दूसरा नाम क्या है? हेपेटाइटिस सी वायरस का दूसरा नाम क्या है? हिपैक वायरस। क्या नाम है? हिपैक वायरस, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, हिपैक वायरस। अब ये भी क्या है सर? इसका भी पैटर्न कैसा है? आरएनए पैटर्न रहता है। मैंने आपको बताया था, अभी फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि सारे हेपेटाइटिस डीएनए आरएनए पैटर्न के रहते हैं। ये नीचे देख लो, ये भी आरएनए है, सारे आरएनए रहते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी डीएनए रहता है। इसी तरह से सारे हेपेटाइटिस के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एम चेक किया जाता है, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी भी देखा जाता है, लेकिन मात्र हेपेटाइटिस सी के अंदर पीसीआर देखा जाता है। पढ़ते समझते क्या चीज़ है। अब यहाँ पे फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, हेपेटाइटिस सी की तारीफ करना चाहूँगा। पहला तो ये फीको ओरल रूट से फैलने वाला डिजीज कंडीशन है। दूसरा, हेपेटाइटिस सी इज आल्सो नोन एज द हिपैक वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस को हम हिपैक वायरस कहते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस एक तरह से आरएनए पैटर्न है, राइट। इसके आरएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। इसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड है, राइट। इसके बाद पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। मतलब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज मतलब किसी ए एल्फा नाम के पेशेंट को आप ब्लड चढ़ा रहे हो, राइट। तो वो जो ब्लड आप चढ़ा रहे हो, वो ब्लड आप कहाँ से लाए हो? क्या पता आप जिस कैंडिडेट से वो ब्लड लाए हो, उस कैंडिडेट को हेपेटाइटिस सी था, राइट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाला मतलब हेपेटाइटिस सी जो है, इसके चांसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कहा जाता है। हाल एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। मैं गलत ये बोल गया कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस तो इसको कहा जाता है, राइट, वो तो कंफर्म है। लेकिन ये फैलता किससे है? फीको ओरल रूट से फैलता है। किससे फैलता है? फीको ओरल रूट से फैलता है। लेकिन यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कौन सा है, तो आपको विनम्र तरीके से आंसर दे देना है कि सर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस सी है। और पीसीआर जो है, ये पॉलीमर चेन रिएक्शन है। एक तरह से ये डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, एड्स में भी ये यूज़ किया जाता है, राइट। बहुत सारे डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर ये टेस्ट किया जाता है। पॉलीमर चेन रिएक्शन देखी जाती है इसके अंदर। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? हेपेटाइटिस ए देखा, हेपेटाइटिस बी देखा और हेपेटाइटिस सी देखा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। और आज ये बस इतना काफ़ी है, राइट, क्योंकि मैंने बहुत ही कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें दे दी आपको। और ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। आप यहाँ पे जितना समझ रहे हो, ए बी और सी को अच्छे से समझ लें, इनके नोट्स बनाइए और मुझे सबमिट कीजिए। आप नोट्स बना के सबमिट करेंगे तो मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा, राइट। और अगली क्लास अपन लेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी पीपीटी को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर, ओके। तब तक के लिए आपको यदि कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करेंगे, डाउट पूछेंगे तो क्लियर होगा, और इग्नोर करेंगे तो बर्डन बढ़ता जाएगा और एग्ज़ाम के समय में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, मैटर को सीरियसली लें। एग्ज़ाम्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होंगे, और हो सकता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पहले हों,
तो अपनी फाइल को क्या करें, रेडी करके रखें, एनसीपी को रेडी करके रखें। मैंने आपको लिस्ट भेज दी है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। कॉलेज का जो ऑफिशियल अपना ग्रुप है, सेकेंड ईयर ग्रुप, उसके अंदर आप सभी को मैंने कॉमन पॉइंट्स दे दिए हैं, टॉपिक्स दे दिए हैं। 20 असाइनमेंट के टॉपिक हैं, राइट। 2 केस स्टडी हैं और क्या क्या है, राइट। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि असाइनमेंट जो है वो कितने हैं अपने पास। 20 असाइनमेंट अपने को बनाने हैं। केस स्टडी जो है वो 2 बनानी है, मात्र 2 बनानी है। और सेमिनार जो है ये 2 बनाने हैं। तो आप कहोगे कि सर हमारे पास तो बुक नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। नेट पर बहुत सारी जानकारी फ्री में मिल रही है, तो रिसोर्सेज तो बहुत सारे आपके पास। और फिर भी लॉकडाउन को देखते हुए और कॉलेज की लाइब्रेरी का उपयोग नहीं कर पाते हो, उस चीज़ों को देखते हुए आपका ये जो वर्क है इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट कर दिया। बहुत ही शॉर्ट मतलब मैंने आपके वर्क को 1/3 से भी कम कर दिया है। यदि आप इसके अंदर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं या कोई भी चेंजेस करने की डिमांड करते हैं तो फिर मुझे एज पर द INC सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, भले आप 5 दिन और ले लो, राइट। लेकिन वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ये काम आपके लिए प्रोडक्टिव हो। आप इस वर्क को अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यही आपके नोट्स हैं। तो मैंने उसी तरह से डिज़ाइन किया कि आपको किस तरह से असाइनमेंट बनाना है। अभी के हालात को देखते हुए बेस्ट वर्क है ये आपके लिए। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसमें मैं बढ़ाना भी नहीं चाहूँगा। आप कहोगे तो भी मैं नहीं बढ़ाऊँगा और आप कहोगे तो मैं कम भी नहीं करूँगा, राइट। तो ईमानदारी से ये काम आपको करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपको क्या क्या करना है बता दे रहा हूँ। असाइनमेंट, दूसरा NCP जो आपको सबमिट करनी है, और नोट्स, आज के नोट्स। ये 3 चीज़ें जिनके आ रहे हैं वो मैं उनकी अटेंडेंस लगाता रहूँगा। असाइनमेंट तो खैर आपको 16 नवंबर के पहले देने हैं, लेकिन नोट्स आपको डेली बना के अपडेट करने हैं। ऑल द बेस्ट।